हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। इससे पहले भी हम जजमेंट राइटिंग डिस्कस कर चुके हैं और ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जिसमें जजमेंट राइटिंग ही डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही बहुत जल्द ही हम एक पेड कोर्स भी लेकर आ रहे हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर जो कि स्क्रीन पर दिया गया है इस पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी में जो जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे 40 मार्क्स के जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है। वहीं जैसा कि राजस्थान है, दिल्ली है, यहाँ पर इतने ज़्यादा मार्क्स की तो नहीं आती है पर जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है, अप्रेजल वाला पैराग्राफ। और अदर स्टेट की जहाँ पर हम बात करें तो जहाँ पर भी एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हरियाणा की अप्रोच है कि मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल आंसर भी आते हैं और एनालिटिकल आंसर भी आते हैं। तो एनालिटिकल आंसर के टाइम पर भी ये जजमेंट राइटिंग की जो स्किल है कि किस तरीके से अप्रेज करना है कहीं ना कहीं हेल्प करती है आंसर राइटिंग में। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि अभी हरियाणा का रिसेंट एडीए का एग्ज़ाम हुआ है 1 अक्टूबर को। अगर आप उसका सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर विद आंसर तो वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट विजिट करने के लिए आप जा सकते हैं www.thegoligal.com। वहाँ पर एक नॉमिनल रेट में जो कि आई थिंक 69 या 79 है, तो आप उन सॉल्व्ड पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट राइटिंग की वीडियो को। सबसे पहला तो जहाँ पर हम ये जो जजमेंट राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं ये छत्तीसगढ़ और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे फैक्ट्स दिए जाते हैं, फिर प्रोसिक्यूशन की पूरी एविडेंस दी जाती है, डिफेंस की एविडेंस दी जाती है। अब यहाँ पर जो जजमेंट राइटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली छत्तीसगढ़ और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ का अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर में आपको कंप्लीट फैक्ट्स दिए होते हैं, एविडेंस दी होती है, एविडेंस में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस दी होती है, डिफेंस की एविडेंस दी होती है, और उसके अलावा जो भी कुछ रिकवर किया है पुलिस ने 173 की जो रिपोर्ट बनाई है उसमें क्या क्या रिकवर किया है वो सब कुछ हमें डिटेल्स दी होती हैं। इनके अकॉर्डिंग, इन फैक्ट एविडेंस के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट रेलेवेंट प्रूव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये केस डिसाइड करना होता है कि इस केस में एक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन। अब यहाँ पर हम अगर इस जजमेंट राइटिंग को देखें तो ये कहते हैं कि जो कि रहता है खुरुड़ टाउन में, खुरुड़ टाउन में इसका रेसिडेंशियल हाउस है। 24 जनवरी 2000 को शाम के करीब जब वो अपने घर पहुंचा अपना खेतों का काम पूरा करके, तो उसने अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो थी वो अपने वेरेंडा में खड़ी करी। रात के टाइम पर वेरेंडा का जो दरवाज़ा था उसको लॉक किया और जाकर अपने बेडरूम में सो गया। जब वो अगली सुबह यानी 25 जनवरी 2000 को उठा तो उसने देखा कि मोटरसाइकिल वरांडा में खड़ी नहीं है और जो डोर है वरांडा का वो खुला हुआ है। कोई आया था रात के टाइम पर और उसकी मोटरसाइकिल जिसका नंबर है CG 120 इसको चोरी करके ले गया। के ने, जो कि अब कंप्लेनेंट बन गया है, के ने कंप्लेंट लॉन्च कराई। के ने इमीडिएटली ये सारा इंसिडेंट अपने नेबर आर को बताया और फिर ये पुलिस स्टेशन गया FIR लॉन्च कराने के लिए। सब इंस्पेक्टर KH ने ऑफेंस को रजिस्टर किया, केस को रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर KH ने एक्यूज्ड GH को उस मोटरसाइकिल के साथ वीकली बाजार में घूमते हुए देखा और फिर जब एक्यूज्ड को इस मोटरसाइकिल के साथ देखा तो एक्यूज्ड को इन्होंने इंटेरोगेट किया। एक्यूज्ड के पास कोई आंसर नहीं था कि उसने ये मोटरसाइकिल कहाँ से परचेज करी है। जब उन्हें इस बात का शक हुआ सब इंस्पेक्टर KH ने इस मोटरसाइकिल को सीज कर लिया और अपने पोजेशन में ले लिया। जब इन्होंने सब इंस्पेक्टर ने ये मोटरसाइकिल अपने पोजेशन में लिया तो वहाँ पर विटनेस E और F खड़े हुए थे। इन्होंने इनकी प्रेजेंस में एक सीजर मीमो प्रिपेयर किया। उसके बाद कहते हैं सब इंस्पेक्टर KH ने मोटरसाइकिल के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट करी और डॉक्यूमेंट मंगवाए मोटरसाइकिल के और इस कंक्लूजन पर पहुँचे
कि जो मोटरसाइकिल, जिस नंबर की मोटरसाइकिल सीज़ की गई है, ये कंप्लेनेंट की ही मोटरसाइकिल है जो कि उसने अपनी एफआईआर में डिस्क्लोज़ किया है। उसके बाद कंप्लेनेंट ने अपनी मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन में देखा, यानी आइडेंटिफाई किया, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट एक्यूज्ड जीएच के खिलाफ कोर्ट में पेश कर दी। तो अब हमारे यहाँ पे कंप्लेनेंट है के, सब इंस्पेक्टर है KH और एक्यूज का नाम है GH। अब डिफेंस में एक्यूज क्या कहता है? एक्यूज कहता है अपने डिफेंस में कि जो सब इंस्पेक्टर KH हैं, इन्होंने मुझे झूठा इस केस में फंसाया है। एविडेंस आ जाती है दोनों साइड से। प्रोसिक्यूशन की साइड से सबसे पहले के एग्जामिन होते हैं, जिन्होंने कहा कि वो खरोड़ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना मोटरसाइकिल अपने वरांडा में 24 जनवरी 2000 को रात को खड़ा किया था, सो गए थे और ये कहा कि जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए थे। और जब अगली सुबह यानी 25 जनवरी 2000 को जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल वहाँ पर नहीं है और वरांडा का डोर खुला हुआ है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी, इन्होंने सबसे पहले ये पूरी स्टेटमेंट अपने पड़ोसी R को बताई और फिर ये पुलिस स्टेशन गए, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस ने ये केस रजिस्टर किया। और इनके पास से, यानी जो के है, इसके पास से एक कैश मीमो रिसीट, जो कि इसने मोटरसाइकिल परचेज करी थी तो पैसा तो दिया होगा, ये सीज करी इसके पास से। उसके लिए एक सीजर मीमो बनाया एग्जिबिट P2, और ये जब एग्जिबिट P2 बनाया तो 2 विटनेसेस की प्रेजेंस में बनाया और उन विटनेस का नाम था T और TH। उसके बाद कंप्लेनेंट के ने कहा कि कुछ दिनों बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल को पुलिस स्टेशन में खड़ा हुआ देखा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की गई। अब यहाँ पे आपने एक नया फैक्ट देखा होगा कि ये लिखा हुआ है एग्जिबिट P2। क्या मतलब होता है? EX को हम पढ़ते हैं एग्जिबिट, P को पढ़ते हैं कि प्रोसिक्यूशन की साइड से आया है, 2 या 1 ये इसके नंबर होते हैं। कैसे बनेगा ये कि देखिए, प्रोसिक्यूशन अपनी साइड से जिन भी डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को नाम दिया जाएगा एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, एग्जिबिट P3। डिफेंस अपनी साइड से जो भी डॉक्यूमेंट पेश करेगा उसको नाम दिया जाएगा एग्जिबिट D1, एग्जिबिट D2, एग्जिबिट D3 एंड सो ऑन। ये एग्जिबिट क्यों लगाए जा रहे हैं? ये एग्जिबिट लगाए जा रहे हैं कि जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये प्रूव किया गया है, ऐसे ही फाइल पर नहीं लगा दिया गया। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि फाइल के ऊपर है पर एग्जिबिटेड नहीं है, वो जजमेंट में नहीं पढ़ा जाएगा। तो सीजर मीमो जो है यहाँ पे कैश रिसीट का, उसका एग्जिबिट है एग्जिबिट P2। प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं R, जिन्होंने कहा कि उसके बाद नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं R, जो कि पड़ोसी हैं, जिसको ये सारी कहानी के ने सबसे पहले बताई थी। तो ये आकर कोर्ट में कहते हैं कि सुबह जब ये इंसिडेंट हुआ था तो कंप्लेनेंट के ने उन्हें इस चोरी के बारे में पूरा इंसिडेंट बताया कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी निल रहा। उसके बाद नेक्स्ट विटनेस आते हैं विटनेस E, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 और F, प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जिन्होंने ये कहा कि वो वीकली बाज़ार में प्रेजेंट थे जब सब इंस्पेक्टर KH ने इस एक्यूज को इंक्वायर किया था मोटरसाइकिल के बारे में, और मोटरसाइकिल हमारी प्रेजेंस में इसके पास से सीज़ किया गया था और एक सीजर मीमो बनाया गया एग्जिबिट P3। उसके बाद इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्होंने कहा कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो भी इन्होंने डिपोज किया है ये सच है। नेक्स्ट आते हैं विटनेस PW7, प्रोसिक्यूशन विटनेस 5, जो कि KH सब इंस्पेक्टर हैं। ये कहते हैं कि कंप्लेनेंट के ने FIR एग्जिबिट P1 25/1/2000 को लॉन्च कराई ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इसके इनको बताया गया था उसके बेसिस पे इन्होंने FIR रजिस्टर करी। एक कैश मीमो ऑफ परचेज, जो मोटरसाइकिल परचेज करी थी उसका कैश मीमो सीज़ किया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक कैश मीमो एग्जिबिट P4 तैयार किया जिसका सीजर मीमो एग्जिबिट P2 है। सब इंस्पेक्टर ने यह भी डिपोज किया कि जब वीकली मार्केट में इनको शक हुआ तो इन्होंने एक्यूज को इंक्वायर किया मोटरसाइकिल के बारे में विटनेसेस की प्रेजेंस में, पर एक्यूज के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था तो उन्होंने ये मोटरसाइकिल उसके पोजेशन से सीज कर ली और एक सीजर मीमो एग्जिबिट P3 तैयार कर लिया। और उसके बाद इंक्वायरी करी और सभी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद पता चला कि ये जो मोटरसाइकिल है ये कंप्लेनेंट की है। इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की गई और इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्होंने ये कहा कि
तुम इस केस में एक्यूज को झूठा फंसा रहे हो, तो इन्होंने इस सजेशन को डिनाई किया। उसके बाद डिफेंस के साइड से कोई भी एविडेंस नहीं आया है। अब ये था हमारा केस जिसके अंदर हमें फैक्ट्स पता है, डिफेंस की एविडेंस पता है, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पता है। अब क्वेश्चन में हमें आर्ग्यूमेंट भी दी गई है। आर्ग्यूमेंट में क्या कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि एक्यूज के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आए हैं उसका गिल्ट प्रूव करने के लिए। उसके बाद डिफेंस की साइड से आर्ग्यू किया गया कि एक्यूज जो है वो एक गांव से गरीब है बहुत और एक गांव से बिलोंग करता है, अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सिंपैथी बरती जाए, मतलब एक तरीके से वो गिल्ट अपना मान रहा है। अब ये थे हमारे पास क्वेश्चन के फैक्ट। अब आंसर हम जो जजमेंट राइटिंग है वो किस तरीके से करेंगे। देखिए, जब भी जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग जब भी की जाएगी तो इसके अंदर सबसे पहले फ्रेम होता है चार्ज। तो चार्ज फ्रेम करने के बाद ही हम जजमेंट पर आते हैं। चार्ज किस तरीके से फ्रेम होगा, सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, द कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर यहाँ पर लिखेंगे सेंटर में प्रिसाइडेड बाय, फिर राइट हैंड साइड पर CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर स्टेट, क्योंकि जो भी FIR पे रजिस्टर्ड केस होते हैं वो प्रोसिक्यूशन जो वहाँ पर होता है वो स्टेट ही होता है, तो लिखेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू SHO, जो भी स्टेट होगा वो स्टेट यहाँ पर लिख दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन लिख दिया जाएगा और यहाँ राइट हैंड साइड पर लिखेंगे 3 डॉट्स डालकर प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल मतलब एक्यूज का नाम, उनके फादर का नाम, उनकी एज, उनका रेसिडेंस और कौन से पुलिस स्टेशन से वो बिलोंग करते हैं वो। फिर राइट हैंड साइड पर 3 डॉट डाल के लिख दिया जाएगा एक्यूज्ड पर्सन। फिर सेंटर में लिखेंगे हम कैपिटल लेटर्स में चार्ज। चार्ज किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे आई, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम आएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, चार्ज यू एक्यूज्ड पर्सन। अब एक्यूज की डिटेल आएगी, किसको आप चार्ज कर रहे हो, GH को, और उसके फादर का नाम क्या है, एज फॉलोज। अब जब भी चार्ज लगाओगे तो ध्यान क्या रखना है कि जिस सीक्वेंस में, जिस सीरीज़ में ऑफेंस हुए हैं उसी सीरीज़ में चार्ज लगेगा और एक सेक्शन के लिए एक पैराग्राफ में चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और जब चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो एक्यूज को एक क्लियर नोटिस दिया जाएगा कि आखिर उसने किया क्या था, कि उसके किया हुआ ऑफेंस, कि उसका किया हुआ एक्ट ऑफेंस बन गया। उसके साथ ही जिस भी एक्ट को आप चार्ज में लिखेंगे उसका कंप्लीट नाम उसके ईयर के साथ आएगा, जैसे इंडियन पीनल कोड 1860, IPC नहीं लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, पूरा नाम विद ईयर लिखा जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट सेक्शन में लिखेंगे कि तुम एक्यूज्ड, फर्स्टली लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे कि तुम एक्यूज्ड पर्सन ने 24/10/2000 को रात के वक्त कंप्लेनेंट के रेसिडेंस हाउस में इलीगली एंटर किया, उसके डोर के लॉक को ओपन करते हुए, इसलिए तुमने कमिट किया है थेफ्ट, और तुमने जो ऑफेंस किया है गेट को तोड़ने का वो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 457 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 और इस कोड के कॉग्निजेंस में है। सेकेंडली में लिखेंगे कि तुम एक्यूज्ड पर्सन ने उस डेट, टाइम और प्लेस पर डिसऑनेस्टली हीरो होंडा मोटरसाइकिल जिसका नंबर CG120 है उसे मूव किया विक्टिम के पोजेशन से, उसकी बिना कंसेंट से, उसके ड्वेलिंग हाउस से, इसलिए तुमने ऑफेंस किया है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में और इस कोड के कॉग्निजेंस में है। इसलिए ये कोड तुम्हें डायरेक्ट करती है कि ये कोड तुम्हें ट्राई करेगी इन चार्जेस में। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पर डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर साइन और सील होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड, यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है, रनिंग में लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड। प्ली में क्या है, आप यहाँ लिखेंगे कि इन चार्जेस को रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया गया, जिस पर उसने कहा कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है, मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है, मैं गिल्टी प्लीड
नहीं करता हूँ और ट्रायल को फेस करना चाहता हूँ। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर साइन हो जाएंगे एक्यूज के और राइट हैंड साइड पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साइन और सील लगेगी। अब ये था चार्ज। अब चार्ज हो जाने के बाद अब हमें लिखना है जजमेंट। सेम फॉर्मेट फॉलो किया जाएगा। कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा कोर्ट का नाम, द कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रिसाइडेड बाय, यहाँ पे भी जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा। फिर राइट हैंड साइड पर CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू SHO। फिर राइट हैंड साइड पर ये प्रोसिक्यूशन है, 3 डॉट डाल कर लिखेंगे, वर्सेस एक्यूज का पूरा नाम, उसका फादर्स नेम, एज, रेसिडेंस, पुलिस स्टेशन सभी लिखकर फिर राइट हैंड साइड पर 3 डॉट डालकर दोबारा से लिखेंगे कि ये एक्यूज्ड हैं। फिर लिखेंगे कि उनके साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं। प्रोसिक्यूशन की साइड से आ रहे हैं ADPO और डिफेंस की साइड से कोई एडवोकेट जो आ रहे हैं उनका नाम लिखेंगे। फिर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे जजमेंट। फिर किस दिन को प्रोनाउंस किया गया वो डेट लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट हमें फॉलो करना है वो ये है कि पैराग्राफ नंबर 1 में आती है कि किस सेक्शन में केस लॉन्च हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2 में आता है कोई एडमिटेड फैक्ट है तो वो, या अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है तो वो। पैराग्राफ नंबर 3 में आती है प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी। पैराग्राफ नंबर 4 में आती है डिफेंस का पूरा वर्जन। पैराग्राफ नंबर 5 से बनते हैं पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन और पैराग्राफ नंबर 6 से इन पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन को हम एविडेंस के अकॉर्डिंग अप्रेज करना शुरू करते हैं। अब किस तरीके से आप देखेंगे हमें, अब यहाँ पर हमने फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, तो अब आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 1 पे। यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो केस है इसमें एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है सेक्शन 457 और सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में, और इसके बाद जहाँ पे भी वर्ड इंडियन पीनल कोड आएगा वहाँ पर हम IPC लिखेंगे। ये चीज़ आपको स्पेसिफिकली मेंशन करनी होगी। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो आपको पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा कि इन्होंने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करी है इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, और इन्होंने थेफ्ट करी है ड्वेलिंग हाउस में। बता दिया कि किस सेक्शन में इनको चार्ज किया गया है। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखेंगे कि इस केस में पूरा कोई भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट या एडमिटेड फैक्ट हमारे सामने नहीं आया है। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी नटशेल में ये है कि 24/10/2000 को की रात को कंप्लेनेंट के ने अपनी मोटर बाइक जिसका नंबर CG120 है वो अपने वरांडा में खड़ी करी और दरवाजे को लॉक किया। पर अगली सुबह जब 25/10/2000 को वो उठा तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, टूटा हुआ है, और जो मोटरसाइकिल है वो वहाँ पर नहीं है। इमीडिएटली उसने अपने नेबर R को ये पूरा इंसिडेंट बताया और उसके बाद वो FIR लॉन्च कराने गया पुलिस स्टेशन में सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1963 में, और इसके बाद जहाँ पर भी वर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा हम लिखेंगे CRPC। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन IO ने देखा एक्यूज को मोटरसाइकिल के साथ शक हुआ। शक के बेसिस पर उससे पूछा गया मोटरसाइकिल के बारे में, पर एक्यूज के पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। IO ने विटनेसेस की प्रेजेंस में ये मोटरसाइकिल उसके पास से सीज किया और विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने पुलिस रिपोर्ट 173 क्लोज 2 ऑफ CRPC में ये पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी, जिस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सेक्शन 190 क्लोज B ऑफ CRPC में। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि जब ये चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया गया तो उसने कहा कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है। जब उसको पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 CRPC में तो उसने कहा कि वो इनोसेंट है, उसे इस केस में झूठा फंसाया गया है, और डिफेंस की साइड से उसने कोई एविडेंस अपने फेवर में प्रोड्यूस नहीं करी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन का। अब यहाँ से पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन और रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन ये अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि अगर पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन सही से फ्रेम किए गए तो ही हमारा जजमेंट जो है वो अपने ट्रैक पर और सही डिसीजन की तरफ जाएगा। बेसिकली जो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं कि आपने जिन जिन सेक्शन में चार्ज लगाया है तो क्या वो ऑफेंस हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनते हैं। अगर आपको पता होगा तो हमने जो चार्ज यहाँ पर फ्रेम किया था सबसे पहला
वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर डिटर्मिनेशन बनाएंगे, क्या उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर एक्यूज ने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का ऑफेंस कमिट किया इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, क्वेश्चन मार्क। सेकंड कहेंगे कि क्या एक्यूज ने थेफ्ट मोटरसाइकिल की चोरी करी है कंप्लेनेंट के ड्वेलिंग हाउस से, क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स डिटरमाइन होते हैं एज पर एविडेंस तो एक्विटल होना चाहिए या फिर कन्विक्शन। अब रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन, अब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बना लेने के बाद यहाँ आप सेंटर में कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन। फिर लिखेंगे हमने 3 पॉइंट्स बनाए थे डिटर्मिनेशन के, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, 2 और 3। हम इन तीनों को इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी अप्रेज कर सकते हैं। तो अब क्योंकि इकट्ठा लेकर चल रहे हैं तो पैराग्राफ नंबर 6 में क्या लिखेंगे कि एविडेंस के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट का रिकॉर्ड ओवरबर्डन ना हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा डिटरमिन करेंगे एज पर सेक्शन 102 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जो पूरे केस को प्रूव करने का ऑनस होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। कार्डिनल प्रिंसिपल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कोर्ट जो है वो एक्यूज के फेवर में ही प्रिज्यूम करेगी। प्रोसिक्यूशन को एक्यूज का गिल्ट बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव करना होगा और अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने सबसे पहले कंप्लेनेंट के को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 एग्जामिन करवाया, जिन्होंने आकर ये कहा कि मोटरसाइकिल उनके वरांडा में उनके घर पर 24/10/2000 को खड़ी थी, दरवाज़ा लॉक था और वो जाकर अपने रूम में सो रहे थे। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट करता है कि जिससे एक्यूज ने एक अपॉर्चुनिटी कार्व्ड आउट करी कि जो कंप्लेनेंट है वो तो सो रहा है तो मैं दरवाज़ा तोड़कर उसकी ये बाइक चोरी कर सकता हूँ। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब वो अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा का जो लॉक है वो टूटा हुआ है और मोटरसाइकिल नहीं है। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये इफेक्ट है फैक्ट इन इशू का। फैक्ट इन इशू क्या है कि चोरी हुई है, उसका इफेक्ट क्या है कि मोटरसाइकिल है नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 में लिखेंगे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने फिर कहा कि उन्होंने ये सारे इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली अपने नेबर आर को ये सारा इंसिडेंट बताया, उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराने गए। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा कि बताने के बाद वो पहले उन्होंने पड़ोसी को बताया और उसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराने गए, तो ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है पहले वाले से। साथ ही ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है उस विक्टिम का जो कि फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हुआ है। ये जो टेस्टिमनी है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की, ये कोरोबोरेट होती है एफआईआर से जो कि एग्जिबिट P1 है एज पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बाद प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 का कहना है कि पुलिस ने एक कैश मीमो जो उसने मोटरसाइकिल परचेज़ करी थी वो भी सीज़ किया जो कि एग्जिबिट P4 है, और एक सीज़र मीमो बनाया जो कि एग्जिबिट P2 है, और ये सब विटनेस की प्रेजेंस में किया गया और विटनेस थे T और TH। और ये जो टेस्टिमनी थी ये फर्दर कोरोबोरेट होती है सब इंस्पेक्टर प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 की टेस्टिमनी से। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 को क्रॉस एग्जामिन किया बट वो अनरिबट रही। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 में लिखेंगे नेबर आर को प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की तरह बुलाया गया और उन्होंने प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की पूरी टेस्टिमनी को सपोर्ट किया और कहा कि सुबह 25/10/2000 को कंप्लेनेंट के ने आकर उन्हें सारा मोटरसाइकिल की चोरी के बारे में बताया था। ये फैक्ट एक क्रेडिबिलिटी देता है प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की टेस्टिमनी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है वो झूठ नहीं है। ये विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया गया पर ये रिबट नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि इसके बाद सब इंस्पेक्टर आए KH जो कि एग्जामिन हुए एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 और इन्होंने आकर कहा कि कंप्लेनेंट ने एफआईआर लॉन्च कराई। एक कैश मीमो सीज किया गया जो कि एग्जिबिट P4 है, कंप्लेनेंट से किया गया। उन्होंने फिर कहा कि वीकली मार्केट में उन्होंने एक्यूज को देखा था मोटरसाइकिल के साथ। जब उन्होंने इंक्वायर किया तो एक्यूज के पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, तो उन्होंने मोटरसाइकिल को सीज कर लिया उनकी प्रेजेंस में और अपने उसके पोजेशन में ले लिया
और ये सारा काम जब किया गया तो विटनेसेस की प्रेजेंस में किया गया। वहाँ पर विटनेस प्रेजेंट थे वो हैं ई और एफ। ई बने हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 और एफ बने हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस 4। उसके बाद इन्होंने एक सीजर मीमो प्रिपेयर किया जो कि एग्जिबिट P3 है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 ने जो भी टेस्टिमनी दी वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 और 4 ने भी उन्हें सपोर्ट किया। और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो ये विटनेस थे प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 और 4, इन्होंने कहा कि ये झूठी गवाही नहीं दे रहे हैं। प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 ने ये डिपोज किया कि इंक्वायरी की गई और जो डॉक्यूमेंट जो हैं कंप्लेनेंट से वो ले लिए गए हैं कि ये मोटरसाइकिल उसी की है। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आखिर मोटरसाइकिल है किसकी, और ये विक्टिम को ही बिलोंग करती है, यानी कंप्लेनेंट को ही बिलोंग करती है। जब इन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया, इनसे पूछा गया कि तुम एक्यूज को झूठा फंसा रहे हो, तो इन्होंने इस बात को डिनाई किया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि इसके बाद एक्यूज़ ने अपने डिफेंस में, कोई डिफेंस विटनेस तो आया नहीं, 313 की जब स्टेटमेंट हुई तो इसने कहा कि इसने ये ऑफेंस नहीं किया है और इसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोसिक्यूशन की सारी एविडेंस आ चुकी है, डिफेंस की साइड से कुछ भी नहीं आया है। तो अभी प्रोसिक्यूशन की साइड से और जो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या प्रोसिक्यूशन ने अपना बर्डन डिस्चार्ज किया है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, पूरे मैटर ऑन रिकॉर्ड को देखते हुए और जो भी एविडेंस आए हैं कोर्ट के सामने उनको देखते हुए, इस केस में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए प्रोसिक्यूशन ने अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सभी नोडल पॉइंट्स जो हैं उसको प्रूव किया है। अगर हम प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की ओरल एग्जामिनेशन को देखें जो कि कोरोबोरेट हुई है प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की टेस्टिमनी से, और इसको फर्दर मजबूत किया है प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 की टेस्टिमनी ने, ये इस बात को क्लियर करता है कि इंसिडेंट उस घर में हुआ है जो कि कंप्लेनेंट का घर है। साथ ही जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, 4 और 5 की ओरल टेस्टिमनी आई है उससे ये पता चलता है कि जो एग्जिबिट P2 और एग्जिबिट P3 है जो कि सीजर मीमो है, ये अनइम्पीच्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि क्लियरली एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि एक्यूज्ड के पास से ही मोटरसाइकिल मिली है। साथ ही अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 की ओरल टेस्टिमनी को देखें और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिबिट P2, P4 को देखें तो ये प्रूव होता है कि ये जो मोटरसाइकिल एक्यूज्ड के पास से मिला है ये कंप्लेनेंट का ही है। और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट शरद बिद्री शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 में इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के केस में अगर सभी नोडल पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा तो ये एक्यूज्ड के गिल्ट की तरफ पॉइंट करता है। और अगर एक्यूज्ड इसको रिबट नहीं कर पाया, अगर एक्यूज्ड इसको रिबट नहीं कर पाता है तो ये सभी पॉइंट्स एक्यूज्ड के गिल्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। इस केस में हमारे पास जो केस हैं सभी नोडल पॉइंट्स प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करे हैं कि इंसिडेंट उसके घर में हुआ है, जो भी आर्टिकल चोरी हुआ है, जो भी बाइक चोरी हुई है वो कंप्लेनेंट की ही है और एक्यूज के पोजेशन से ही ये बाइक मिली है और उसके पास कोई एक्यूज के पास कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन भी नहीं था। तो यहाँ पर जो एक्टस रियस है थेफ्ट का, कि प्रॉपर्टी का मूव करना किसी के पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के ये प्रूव होता है। और साथ ही क्योंकि वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है तो एज़ पर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये शो करता है कि एक्यूज की जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, जैसा कि सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट है श्री भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2001 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हेल्ड किया गया कि अगर ऑफेंस के फ्रूट्स के साथ किसी पर्सन को पाया जाता है और उसके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इसी पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। इसलिए क्योंकि एक्यूज के पास उस बाइक को लेके कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है और अदर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एज पर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज ने ही ऑफेंस किया है।
साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की अनरिबट टेस्टिमनी से ये क्लियर होता है और इस अनरिबट टेस्टिमनी को कोरोबोरेट किया गया प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की टेस्टिमनी से कि थेफ्ट जो है वो रात को हुआ है दरवाज़ा तोड़कर, इसलिए ये जो ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, ये प्रूव होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे जितने भी रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव किए हैं प्रोसिक्यूशन ने और अनइम्पीच्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेसिस पर कोर्ट ये रिलाय करती है कि मेंस रिया और एक्टस रियस इन ऑफेंसेस का प्रूव होता है। इसलिए कोर्ट कंक्लूड करती है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना बर्डन पूरी तरीके से डिस्चार्ज किया है बिना किसी रीजनेबल डाउट के और ये रिबट भी नहीं हुए हैं, इसलिए एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है सेक्शन 457 ऑफ इंडियन पीनल कोड के लिए कि उन्होंने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करी है और साथ ही सेक्शन 380 के लिए कि उन्होंने थेफ्ट किया है ड्वेलिंग हाउस में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे यहाँ पे उसको गिल्टी कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है वो टेम्परेरीली सस्पेंड की जाएगी एक्यूज को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनने के लिए एज पर सेक्शन 248(2) ऑफ CRPC। अब यहाँ पर हमने उसको गिल्टी किया है तो रीहियरिंग होगी। एक्विटल किस तरीके से होगा, तो इस जजमेंट से पहले जो जजमेंट डिस्कस किया गया था वो एक्विटल का था। आप चाहें तो एक्विटल वाले जजमेंट को जाकर भी देख सकते हैं कि एक्विटल के केस में किस फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। उसके बाद सेंटर में आप लिखेंगे रीहियरिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुना गया। प्रोसिक्यूशन ने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए प्रे किया, वहीं एक्यूज ने कहा कि मेरे साथ लीनियंसी बरती जाए। ऑफेंस के ग्रेव नेचर को देखते हुए कोर्ट को ये ठीक नहीं लगता है कि कोर्ट को प्रोबेशन सेक्शन 360 CRPC में या फिर 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में देना चाहिए, क्योंकि जो ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है वो लॉ के अगेंस्ट है और सोसाइटी को हार्म करता है। अगर लीनियंट ट्रीटमेंट इस एक्यूज के साथ किया गया तो जो आम जनता का विश्वास है जुडिशल सिस्टम में वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। अब सेंटेंस किस तरीके से पास होगी, एक टेबल बनाया जाएगा, सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्ट किया, कितनी इम्प्रिजमेंट दी, कितना फ़ाइन दिया, अगर फ़ाइन पे नहीं करेगा तो कितनी इम्प्रिजमेंट होगी। सबसे पहले सीरियल नंबर में 1, 2 आ जाएगा। एक ही एक्यूज है GH, 380 में उसको कन्विक्ट किया, 2 साल की सिंपल इम्प्रिजमेंट दी, फ़ाइन दिया 4000 रुपये, फ़ाइन पे नहीं किया तो 15 दिन की इम्प्रिजमेंट। ये आप आपके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हो। 457 में भी 2 साल और 4000 रुपये फ़ाइन नहीं दिया तो 15 दिन की इम्प्रिजमेंट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि ये सभी पनिशमेंट जो हैं ये कंकरेंटली एज पर सेक्शन 31 रन करेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे जो भी फ़ाइन की इम्प्रिजमेंट है वो एक्यूज को सब्सटेंशियल पीरियड के बाद अंडरगो करनी होगी एज पर सेक्शन 30(2) ऑफ CRPC। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे सेक्शन 428 की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली है, जितनी इम्प्रिजमेंट इसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडरगो कर ली है वो सेट ऑफ कर दी जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे एज पर सेक्शन 446A ऑफ CRPC जो बेल बॉन्ड हैं एक्यूज के वो कैंसिल किए जाते हैं और एक्यूज को कस्टडी में लिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे एक्यूज्ड से बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं विद श्योरिटी अंडर सेक्शन 437A ऑफ CRPC ताकि अपीलेट कोर्ट में वो अपीयर हो सके और इन बॉन्ड्स की वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि मोटरसाइकिल जो सीज किया गया है ये कंप्लेनेंट को डिलीवर किया जाता है अंडर सेक्शन 452 ऑफ CRPC, उससे पर्सनल बॉन्ड भरवा कर और जैसा भी अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर होगा वो ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि जितना टोटल फाइन है उसमें 1000 रुपये विक्टिम को दिया जाता है एज विक्टिम कॉम्पनसेशन। उसके बाद जो कॉपी ऑफ जजमेंट है वो एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एज पर सेक्शन 363 ऑफ CRPC। लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिख देंगे कि ये जजमेंट साइन है, डेटेड है और ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया है और राइट हैंड साइड पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साइन आ जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा से साइन आएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। तो यहाँ पे ये जजमेंट एंड होता है। आई होप ये जजमेंट आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।